हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एनीमिया का ही टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो थैलेसीमिया एनीमिया का टाइप है, इसलिए एनीमिया क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। एनीमिया होता है जब हमारी बॉडी में आरबीसीज का काउंट लो हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट लो हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाना। और अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। सो आरबीसीज का काउंट कम होना या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट कम होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हेल्दी आरबीसीज का काउंट कम होना। हेल्दी का मतलब क्या है कि जो आरबीसीज है उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर नॉर्मल हो। अगर उनका साइज, शेप या फिर स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होगा तो वो एबनॉर्मल आरबीसीज होंगे। तो उनकी अगर प्रोडक्शन हो भी रही है तो उससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा एंड हीमोलाइसिस भी हो जाती है, वो जल्दी डाई भी हो जाते हैं। जो आरबीसीज का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, उससे जल्दी डाई हो जाते हैं। तो इससे हेल्दी आरबीसीज का काउंट नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर हेल्दी आरबीसीज नहीं बनेगी तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, एक टेस्ट होता है हिमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट भी उसको बोलते हैं। वो क्या बताता है, आरबीसीज का वॉल्यूम बताता है ब्लड में। तो अगर उसका काउंट भी कम हो जाता है, हिमेटोक्रिट का काउंट कम होता है, तो भी हम ये बोलते हैं कि इस पर्सन को क्या है, एनीमिया है। सो नाउ थैलेसीमिया क्या है, ये भी एनीमिया का ही टाइप है। और थैलेसीमिया को और क्या बोलते हैं, कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो थैलेसीमिया का एक टाइप होता है जो कि सीवियर टाइप है थैलेसीमिया का, बीटा थैलेसीमिया मेजर। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर को कूलीज एनीमिया बोलते हैं। तो कूलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर थॉमस कूलीज थे जो कि एक अमेरिकन पीडियाट्रिशियन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था बीटा थैलेसीमिया मेजर को, जो चिल्ड्रन है उनमें किया था, इसलिए इसको कूलीज एनीमिया बोलते हैं। नाउ मेडिटेरेनियन एनीमिया भी बोलते हैं इसको। मेडिटेरेनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो कंट्रीज आती है मेडिटेरेनियन में, जैसे कि इटली, ग्रीस, साइप्रस, टर्की, तो ये सभी कंट्रीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले इटली में ही डॉक्टर थॉमस कूले ने सबसे पहले इस कंडीशन को देखा था, इटली में ही एक बच्चे में। और वो कौन सी कंडीशन थी, बीटा थैलेसीमिया मेजर थी, इसलिए कूलीज एनीमिया बीटा थैलेसीमिया मेजर को ही बोलते हैं। सो वन बाय वन थैलेसीमिया को हम डिस्कस करेंगे एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले ये क्या है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मींस वन फैमिली से ये नेक्स्ट फैमिली में रन होता है। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में कोई साइन एंड सिम्टम शो ना हो, या फिर एक बच्चे को थैलेसीमिया है एंड अदर जो बच्चे हैं वो नॉर्मल है, ये भी हो सकता है कि या फिर उनमें बहुत कम साइन एंड सिम्टम्स है एंड एक में बहुत ज्यादा मेजर साइन एंड सिम्टम्स है, सीवियर सिम्टम्स है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स क्या हो, कैरियर हो, वो सिर्फ जीन्स को कैरी कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब कि दोनों जीन्स का प्रेजेंट होना जरूरी है थैलेसीमिया को शो होने के लिए। तो अगर पेरेंट वन जीन कैरी कर रहे हैं या फिर हम डिफरेंट टाइप्स इसमें पढ़ेंगे, तो ऐसे जीन्स कैरी कर रहे हैं जो कि कुछ तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसमें बन रहा है, कुछ एबनॉर्मल बन रहा है, तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स सिम्टम शो नहीं करेंगे लेकिन वो एक कैरियर होंगे, वो जीन्स को आगे पास कर सकते हैं बच्चों में। इसलिए ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में सिम्टम्स दिखाई ना दे या फिर अदर सिबलिंग्स में दिखाई नहीं दे रहे लेकिन एक सिबलिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन लीडिंग टू एनीमिया। इसमें एनीमिया कैसे होता है कि जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो अगर इस हीमोग्लोबिन का अमाउंट रिड्यूस हो गया या आरबीसीज का अमाउंट रिड्यूस हो गया तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। और हीम क्या है, हीम है आयरन मॉलिक्यूल, ठीक है, और ग्लोबिन क्या है, ये है प्रोटीन चेन्स। किसकी चेन्स, प्रोटीन की चेन्स। और थैलेसीमिया में क्या होता है, ये जो ग्लोबिन है, प्रोटीन की चेन्स या फिर इसको पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बोलते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ये ग्लोबिन चेन्स में एब्नॉर्मेलिटी आ जाती है। ये जो प्रोटीन की चेन्स है, वैसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन्स होती हैं। इसका स्ट्रक्चर अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। तो 4 प्रोटीन चेन्स में अगर कोई भी प्रोटीन चेन एब्सेंट है या फिर किसी का अमाउंट रिड्यूस है तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी,
एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मेलिटी आएगी, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन इनफ नहीं हो रहा, रिड्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, तो आरबीसीज में भी एबनॉर्मेलिटी आएगी। वो अभी हम पढ़ते हैं कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एबनॉर्मेलिटी आती है इसकी प्रोडक्शन में। और वो क्यों आती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन चेन्स है उनकी प्रोडक्शन में एबनॉर्मेलिटी आती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूटेशंस इन द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को जीन्स बनाती है, हमारी जो बॉडी है उसको कौन कंट्रोल कर रही है, जीन्स कंट्रोल कर रही है। अब जो जीन्स हीमोग्लोबिन को बना रही हैं वो भी अभी हम देखेंगे कौन सी जीन्स होती है। तो अगर उन जीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो हीमोग्लोबिन में पर्टिकुलरली जो ग्लोबिन चेन्स है उनमें एबनॉर्मेलिटी आती है। प्रोडक्शन दैट लीड्स टू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन चेन सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन में जो चेन सिंथेसिस है, मींस जो प्रोटीन की जो चेन्स है उसमें डिफेक्ट आता है थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन चेन्स है, ग्लोबिन चेन्स है, उसके प्रोडक्शन में एबनॉर्मेलिटी आ रही है। और वो क्यों आ रही है, जो जीन्स कंट्रोल कर रही है उनमें कोई डिफेक्ट है, या तो वो जीन्स एब्सेंट है, ठीक है, या फिर उनमें कोई चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गया है। Now, the production of one or more globulin chains within the hemoglobin molecule is reduced. ये जो globulin chains होती हैं, मैंने क्या बताया, इसमें 4 होती हैं। अगर एक भी चेन रिड्यूस होती है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एबनॉर्मेलिटी आती है। When this occurs, the imbalance in the configuration of the hemoglobin. अब देखो 4 चेन्स है वैसे हीमोग्लोबिन में, तो अगर ये जो 4 चेन्स है ये सारी प्रेजेंट है, नॉर्मल प्रेजेंट है, तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, उसमें एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर कोई भी चेन मिसिंग है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कोई चेन्स तो ज्यादा हो जाएंगी और कोई चेन्स बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, द इम्बैलेंस इन द हीमोग्लोबिन कॉजेज इट टू प्रेसिपिटेट इन द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स और द आरबीसीज देमसेल्फ। तो इस इम्बैलेंस की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या होने लग जाता है, प्रेसिपिटेट होने लग जाता है आरबीसीज के अंदर। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। जब ये आरबीसीज के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा हीमोग्लोबिन, तो आरबीसीज की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आरबीसीज क्या होते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। जो इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज, उससे पहले ही इनकी डेथ हो जाएगी, डाई हो जाएंगे। तो प्रीमेच्योर हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो जाता है, या तो आरबीसीज में हो सकता है जो मैच्योर आरबीसीज है, या फिर एरिथ्रोइड प्रिकर्सर्स। एरिथ्रोइड प्रिकर्सर का मतलब है कि जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं उसमें भी हो सकता है। दिस इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ द आरबीसीज। इससे क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं रिजिड हो जाते हैं। जब वो रिजिड हो जाएंगे, वैसे आरबीसीज कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आरबीसीज रिजिड हो जाएंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो उससे उनकी प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। आरबीसीज अपने जो 120 डेज का इनका लाइफ स्पैन है उससे पहले ही डाई हो जाएंगे। हाईएस्ट प्रिवलेंस इज फाउंड इन पीपल ऑफ, अब ये जो थैलेसीमिया है ये ज्यादा किन कंट्रीज में देखने को मिलता है, एक तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज, जैसे कि मैंने बताया सबसे ज्यादा इनका मेडिटेरेनियन में ही इंसिडेंस देखने को मिलता है, जैसे कि इटली हो गया, ग्रीस हो गया, टर्की, साइप्रस, वहां पर। अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड इवन इंडिया में भी देखने को मिलता है। नाउ थैलेसीमिया का अब हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ताकि आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स इजीली समझ आती रहे। तो सबसे पहले हम थैलेसीमिया पढ़ने से पहले हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीम प्लस ग्लोबिन मॉलिक्यूल से बना है। हीम क्या है, इसमें आयरन है जो कि हमारी बॉडी में एज इट इज रीएब्जॉर्ब हो जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। जो ग्लोबिन है ये क्या है, प्रोटीन चेन्स हैं। अब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट बॉडी में, जो एडल्ट हमारी बॉडी है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन सा टाइप होता है, HbA, A फॉर एडल्ट। अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, इसमें जो प्रोटीन चेन्स होती है वो कितनी होती है, 4 होती हैं। अब 4 प्रोटीन चेन्स कौन सी होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं एंड 2 ही बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। अब ये जो अल्फा चेन्स हैं
इनको जो जीन्स कंट्रोल करती है वो जीन्स कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट होती हैं। जो जीन्स बीटा चेन को कंट्रोल करती हैं वो जीन्स कौन से क्रोमोसोम नंबर पर प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होती हैं। अब अल्फा जीन्स को जो जीन्स कंट्रोल करती हैं वो कितनी है, टोटल 4 जीन्स, और बीटा जीन्स को जो जीन्स कंट्रोल करती है वो टोटल कितनी है, 2 जीन्स। ओके, अब अल्फा जीन्स को जो जीन्स अल्फा को कंट्रोल कर रही हैं चेन को, वो 4 जीन्स हैं, और वो कौन सी है, वो है HBA1 एंड HBA2, और जो बीटा जीन्स है वो 2 हैं, वो कौन सी है, HBB। सो A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा। अब यहाँ पर मैंने 2 ही क्यों लिखे हैं, वहाँ 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो 23 के पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब 23 में जो 22 पेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोसोम, एंड 1 पेयर किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जिसमें XX हो सकता है या फिर XY हो सकता है। अब ये जो डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, और कौन से क्रोमोसोम का, एक तो क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 11, क्योंकि यही जीन्स को अफेक्ट करते हैं, अल्फा और बीटा चेन्स को यही अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अब रिसेसिव क्यों बोलते हैं वो भी हम देखते हैं, तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ मैंने यहाँ पर HBA1 एंड HBA2 2 ही जीन्स लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, क्योंकि 23 पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, तो एक 16 क्रोमोसोम में कौन सा प्रेजेंट है, HBA1 एंड HBA2, 2 जीन्स ये होगी, और इसका ही पेयर उसमें भी ऐसे ही 2 जीन्स ये और प्रेजेंट होंगी, तो टोटल कैसे 4 जीन्स हो गए जो अल्फा चेन्स को कंट्रोल कर रही हैं, जो अल्फा प्रोटीन चेन्स है उनको कंट्रोल कर रही हैं। ऐसे ही बीटा जो चेन्स हैं उसको भी 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं, ऐसे HBB जीन, तो एक क्रोमोसोम पर HBB जीन हो गई 11th क्रोमोसोम पर, ऐसे ही HBB जीन इसके दूसरे पेयर पर प्रेजेंट होगी, तो इसलिए 2 जीन्स हो गई। अब देखो, अगर तो ये जो 4 जीन्स हैं जो कि अल्फा चेन के सिंथेसिस कर रही हैं, अगर चारों में से किसी भी जीन में या तो कोई जीन में म्यूटेशन हो जाती है, चेंज हो जाता है, या फिर कोई भी जीन एब्सेंट होता है, तो वो डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में ये जो 2 जीन्स कंट्रोल कर रही हैं बीटा चेन को, अगर इनमें से कोई भी एक जीन म्यूटेशन इसमें हो जाती है, या फिर दोनों ही जीन में म्यूटेशन हो गई, या फिर जीन्स क्या हो गई, एब्सेंट हो गई, तो वो डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। अब डिपेंडिंग कि कितनी जीन्स अफेक्ट हुई है, सपोज इस 4 में एक ही जीन अफेक्ट हुई है, या फिर 2 जीन्स अफेक्ट हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया में 1 हुई है, या फिर दोनों ही जीन्स अफेक्ट हुई है, उसके बेसिस पर थैलेसीमिया की सीवियरिटी होती है कि कौन सा टाइप कितना सीवियर है, तो वो अभी हम आगे टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जो सीवियर नहीं होंगे, वो जस्ट एक कैरियर होंगे, वो एक जीन को कैरी कर रहे हैं, तो एक जीन को कैरी करने से तो ये डिसीज दिखाई नहीं देगी, या फिर सिम्टम्स क्या होंगे, बहुत माइल्ड होंगे, या फिर होंगे ही नहीं। तो ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया में भी अगर एक जीन ही अफेक्टेड है तो सिम्टम्स माइल्ड होंगे, दोनों जीन्स अफेक्टेड होंगे तो सिम्टम्स सीवियर होंगे। अगर कोई एक ही जीन अफेक्टेड है, सारी की सारी जीन्स अफेक्टेड नहीं है, तो उस पर्सन को क्या होगा कि थैलेसीमिया नहीं होगा, लेकिन वो जीन कैरी कर रहा है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, हम कैरियर बोलेंगे। तो वो आगे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास कर सकता है। सपोज दोनों पेरेंट्स को एक एक जीन है अफेक्टेड, तो नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस है कि बच्चे में दोनों जीन्स आ जाएं, तो देन क्या होगा कि उस पर्सन को, जो बच्चा होगा उसमें थैलेसीमिया शो होगा, देन उस बच्चे को थैलेसीमिया होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव भी बोलते हैं, क्योंकि जो जीन्स है ये डोमिनेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही जीन में डिफेक्ट है तो थैलेसीमिया हो जाएगा। इसके लिए क्या है, दोनों पेरेंट्स से जीन्स आनी चाहिए, एंड देन बच्चे में जब सारी जीन्स मिल जाएंगी तब वो बच्चे को क्या होगा, थैलेसीमिया होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे डिटेल में कि ये और डिटेल में ये कैसे होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप एक और चीज समझें कि फैमिली टू फैमिली ये कैसे रन करता है। सपोज हम बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया ज्यादा कॉमन है, अल्फा थैलेसीमिया इतना कॉमन नहीं है। ये वैसे तो थैलेसीमिया ही क्या है, रेयर कंडीशन है। तो बीटा जो जीन्स है उसको कौन सी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, तो
ये दो जीन्स इसको कंट्रोल करती हैं। सपोज एक पेरेंट है जिसमें एक बीटा जीन तो नॉर्मल है और दूसरी बीटा जीन क्या है, अफेक्टेड है, तो उसको बीटा नोड से हम डिनोट करते हैं। ऐसे ही दूसरी अगर मदर है उसमें एक बीटा जीन नॉर्मल है लेकिन एक बीटा जीन क्या है, एबनॉर्मल है, तो क्या होगा, अब इसका हम क्रॉस करवाते हैं तो एक बीटा बीटा, राइट। तो इसमें तो देखो अभी हम देखते हैं, इसका इसके साथ करवाएंगे तो बीटा बीटा नोड, इसका इसके साथ करवाएंगे तो बीटा बीटा नोड, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो बीटा नोड बीटा नोड। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, इसमें तो कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं आया, तो 25% चांसेस क्या है कि एक जो चाइल्ड होगा वो नॉर्मल होगा, 25% चांसेस। अब इसमें क्या है, एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है, एंड इसमें भी एक जीन नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है, तो ये क्या है, रिसेसिव जीन्स है, ये डोमिनेंट कंडीशन नहीं है, तो इसमें यहाँ पर रिसेसिव है इसलिए ये अपने आप को शो नहीं करेगा। तो ये क्या हो गए, ये कैरियर हो गए लेकिन इनको थैलेसीमिया नहीं है। कैरियर का मतलब है कि ये एक जीन को कैरी कर रहे हैं, जैसे कि पेरेंट्स भी ऐसे ही थे। पेरेंट्स क्या कर रहे थे, एक जीन को कैरी कर रहे थे लेकिन उनके पास एक जीन नॉर्मल है जो कि एनीमिया नहीं होने देगा, तो ऐसी कंडीशन में एक जीन इनफ है, इतना हीमोग्लोबिन चला लेगी बॉडी, तो ऐसे ही ये भी कैरियर है। अब तो 50% चांसेस क्या है, ये 25 25 50, तो 50% चांसेस क्या है कि दो बेबीज क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। अब एक इसमें क्या हो गया, दोनों जीन्स आ गए डिफेक्टिव जीन्स, तो ये 25% चांसेस क्या है कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट होगा, क्योंकि अब ये क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो दोनों ही जीन्स क्या है, डिफेक्टिव है, तो ये दोनों ही डिफेक्टिव है इसलिए ये शो होंगे, यहाँ पर साइन एंड सिम्टम भी शो होंगे, तो ये थैलेसीमिया मेजर या माइनर होगा। ये सीवियरिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी जीन्स में कितने सीक्वेंस अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है रिसेसिव का कि जो जीन्स है वो दोनों कॉपीज पेरेंट्स से आनी चाहिए, दोनों कॉपीज प्रेजेंट होगी तभी थैलेसीमिया होगा, इसलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वैसे हमने थोड़ा सा मैंने आपको बता दी कि अल्फा होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है। तो थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप, दो मेजर ग्रुप में ये डिवाइडेड है। नाउ मेरे जो नोट्स होते हैं यहाँ पर स्लाइड्स में वो मैं डिटेल में इसलिए लिखती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें। वैसे मैं शॉर्ट करके भी करवा सकती हूँ, लेकिन देन जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि मैम नोट्स दे दो, तो नोट्स मेरे पास एज इट इज नहीं है, मैं स्लाइड्स में ही लिख देती हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इनफ होते हैं। तो थैलेसीमिया दो में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ ग्लोबिन चेन्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि दो में डिवाइडेड है कि जो भी ग्लोबिन चेन्स में कितनी जीन्स अफेक्टेड है उस पर बेस करती है इसकी सिवियरिटी। तो इसमें दो है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। और सिवियरिटी किस पर डिपेंड करेगी कि अल्फा थैलेसीमिया को 4 जीन कंट्रोल करते हैं, तो 4 में से कितने अफेक्टेड हैं उस पर सिवियरिटी डिपेंड करेगी। ऐसे जो बीटा थैलेसीमिया है उसको 2 जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो दोनों में से कितने अफेक्टेड हैं उस पर डिपेंड करेगी सिवियरिटी बीटा थैलेसीमिया की। सबसे पहले अल्फा थैलेसीमिया देखते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन अफेक्टेड है, तो अल्फा थैलेसीमिया अकर व्हेन वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स आर म्यूटेटेड और मिसिंग ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। मैंने आपको बताया था अल्फा थैलेसीमिया को 4 जीन्स कंट्रोल कर रही है और वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है। तो 4 में से कितनी जीन्स अफेक्टेड हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर चारों के चारों जीन्स अफेक्टेड हैं, उस पर डिपेंड करेगा अल्फा थैलेसीमिया कितना सीवियर है। तो अल्फा थैलेसीमिया क्या बताता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन है, ग्लोबिन चेन की अल्फा चेन वो अफेक्टेड है। द सिवियरिटी ऑफ कंडीशन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ऑफ दीज जीन्स आर अफेक्टेड। सबसे पहले फर्स्ट टाइप आता है साइलेंट कैरियर। इसमें क्या होता है, चारों में से सिर्फ एक जीन अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो जिसके पास एक जीन अफेक्टेड है वो क्या होगा, साइलेंट कैरियर, मतलब वो एक अफेक्टेड जीन को तो कैरी कर रहा है 4 में से 1 को। तो अगर कहीं पर भी क्या हुआ कि अगर दूसरा जो पेरेंट है उसमें अगर जीन्स अफेक्टेड है ज़्यादा और दोनों आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें बच्चे में 3 या फिर 4 जीन्स इकट्ठी हो गई, तो बच्चे को थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइलेंट कैरियर का क्या मतलब है कि चारों में से सिर्फ एक जीन अफेक्टेड है। ये पेशेंट क्या है, कोई भी सिम्टम शो नहीं करता, साइलेंट इसलिए इसको कहते हैं। सेकेंड क्या है, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट या फिर माइनर इसको बोलते हैं। तो 2 जीन्स अफेक्टेड, माइल्ड एनीमिया, इसमें से 4 में से 2 जीन्स अफेक्टेड होंगी, ये भी एक तरह से कैरियर है। इसमें बहुत माइल्ड एनीमिया होगा, तो एज सच कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती।
थर्ड आता है हीमोग्लोबिन एच डिसीज। अब हीमोग्लोबिन एच डिसीज में क्या है, 3 जीन्स अफेक्टेड हैं, तो जब 3 जीन्स अफेक्टेड होंगी तो साइन एंड सिम्टम भी शो होंगे और ये मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है, ये माइल्ड नहीं होगा और इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। देन है अल्फा थैलेसीमिया मेजर। अल्फा थैलेसीमिया मेजर या फिर इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्स फेटालिस भी बोलते हैं। हाइड्रोप्स फेटालिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चारों की चारों जीन्स अफेक्टेड होती हैं जो कि अल्फा चेन को कंट्रोल करती हैं। जब चारों की चारों जीन्स अफेक्टेड होंगी तो पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया होगा और इतना सीवियर होगा कि जो फीटस है वो जस्ट आफ्टर बर्थ या फिर बिफोर बर्थ ही डाई हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्स फेटालिस बोलते हैं, या फिर इसमें स्टिल बर्थ भी देखने को मिलता है। नाउ बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, म्यूटेटेड और मिसिंग बीटा ग्लोबिन जीन्स और क्रोमोसोम नंबर 11। तो क्योंकि बीटा जीन्स जो जीन्स बीटा ग्लोबिन चेन बना रही हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होती है और वो कितनी होती है, 2 जीन्स होती हैं, लीडिंग टू रिड्यूस और एब्सेंट बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। और अगर ये जीन्स अफेक्ट होती है तो या तो बीटा ग्लोबिन चेन्स रिड्यूस हो जाएंगी, उसका अमाउंट कम बनेगा, या कोई बीटा जीन एब्सेंट हो सकती है। नाउ इसके बेसिस पर फर्स्ट आता है बीटा थैलेसीमिया माइनर, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट माइनर, ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया माइनर ट्रेट भी होती है जिसमें ओनली 1 जीन अफेक्टेड होती है और यूजुअली इसका क्या होता है, बहुत माइल्ड एनीमिया होता है, इसमें भी एज सच कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। तो इंटरमीडिया क्या है, बोथ जीन्स इसमें अफेक्टेड होंगी, दोनों ही जीन अफेक्टेड होंगी एंड मॉडरेट एनीमिया देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, मे रिक्वायर ओकेजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। अब ये क्या है, बोथ जीन्स अफेक्टेड हैं। ये इंटरमीडिएट इसलिए है क्योंकि मे बी इनका अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, ये सीवियरली अफेक्टेड नहीं है, सीवियरली एब्सेंट नहीं है। नाउ थर्ड आता है बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसको स्पेसिफिकली हम क्या बोलते हैं, कूलीज एनीमिया बोलते हैं। तो ये सबसे सीवियर टाइप है थैलेसीमिया का, दैट इज बीटा थैलेसीमिया मेजर। बोथ जीन्स सीवियरली अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, जो दोनों जीन्स है वो सीवियरली अफेक्टेड होती हैं। हो सकता है कि दोनों जीन्स एब्सेंट हो सकता है दोनों जीन्स इतने सीवियरली अफेक्टेड हो कि जो रिड्यूस अमाउंट बन रहा है बीटा जीन्स का, इसमें क्या होगा, सीवियर एनीमिया होगा एंड रिक्वायर्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सीवियर एनीमिया के साथ साथ इस पर्सन को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, हीमोग्लोबिन में हीम प्लस ग्लोबिन है, हीम क्या है, आयरन है। तो जब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टूटेगा तो आयरन बॉडी में बनेगा, क्योंकि हीम क्या आयरन ही है, वो आयरन हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है फॉर फर्दर यूज, दोबारा यूज होने के लिए, दोबारा आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। तो बार बार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, ब्लड दे रहे हैं बाहर से, तो आयरन का अमाउंट ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं आयरन ओवरलोड। तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, क्योंकि थैलेसीमिया में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, जो कि बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया या फिर बीटा थैलेसीमिया जो मेजर के पेशेंट हैं, इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से आयरन का ओवरलोड हो जाता है। और आयरन का ओवरलोड होता है तो ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है, जैसे कि लीवर में ये डिपॉजिट हो सकता है जाकर, आयरन हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको अफेक्ट कर सकता है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी, तो आई होप आपको अभी तक तो काफी क्लियर हो गया होगा थैलेसीमिया। सो नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोटीन चेन, 4 चेन होती है हीमोग्लोबिन में, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन होती है, 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती हैं। इन अल्फा थैलेसीमिया म्यूटेशन अकर इन द अल्फा ग्लोबिन जीन्स। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो अल्फा ग्लोबिन जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन या फिर चेंज होगा, और वो जीन्स कौन सी है, 4 हैं टोटल, HbA1 एंड HbA2। ऐसे ही इसका पेयर वाला क्रोमोसोम, उसमें भी HbA1 एंड HbA2 होगा, इसलिए 4 जीन्स हैं। बीटा थैलेसीमिया में म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन्स में, जो जीन्स बीटा ग्लोबिन चेन्स बना रही हैं। तो इसमें जो जीन होती है वो कौन सी होती है, HbB जीन, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होती हैं। और HbB एक क्रोमोसोम है, दूसरे में HbB, तो टोटल 2 जीन्स हो गई। इन अल्फा थैलेसीमिया म्यूटेशन लीड टू रिड्यूस और एब्सेंट प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, जीन्स के अफेक्ट होने के कारण या तो अल्फा ग्लोबिन चेन रिड्यूस बनेगी, कम अमाउंट में बनेगी, या फिर क्या होगा, एब्सेंट ही होगी। बीटा थैलेसीमिया में भी ऐसे ही होगा, या रिड्यूस या फिर एब्सेंट प्रोडक्शन होगी बीटा ग्लोबिन चेन्स की। सो विदाउट सफिशिएंट अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन, जब इनका सफिशिएंट अमाउंट नहीं बनेगा तो क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज इंपेयर्ड।
तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तो बन रहा है, आरबीसीज तो बन रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो गया, क्योंकि ग्लोबिन चेन जो है वो इनफ नहीं बन रही, तो एक डिसबैलेंस बन गया। जब डिसबैलेंस बन गया तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो बना तो है, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फंक्शनल आरबीसीज नहीं होंगे। With decreased production of one type of globin chain, there is an imbalance between alpha and beta globin chain. तो imbalance हो गया। Excess of one of globin chain can precipitate within RBCs, damaging the cell membrane, fragile and hemolysis. तो RBCs में जब imbalance हो गया हीमोग्लोबिन चेन्स का, जो ग्लोबिन चेन है जब वो imbalance होगी तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या करने लग जाएंगे, प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चेन तो सपोज बीटा चेन एब्सेंट है तो अल्फा चेन क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो imbalance हो गया, तो वो आपस में क्या होने लग जाएंगे, इकट्ठी होने लग जाएंगी, प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, आरबीसीज जो है वो रिजिड हो जाएंगे, उनकी सेल मेम्ब्रेन इफेक्ट होगी, तो रिजिड हो जाएंगे तो फ्रेजाइल हो जाएंगे, इजिली टूट जाएंगे, इसलिए इससे क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, मींस आरबीसीज की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, जो उनकी नॉर्मल लाइफ स्पैन है 120 डेज उतना वो नहीं रहते एंड पहले ही हीमोलाइसिस हो जाती है। Then increase HbF production as a compensatory mechanism। अब हमने यहाँ पर ये पढ़ा था इस वाली स्लाइड के कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है एडल्ट का वो क्या है, HbA है, लेकिन HbA हीमोग्लोबिन में क्या आ रही है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है थैलेसीमिया में, तो एक और Hb का टाइप होता है दैट इज HbF, F फॉर फीटस, तो ये फीटल हीमोग्लोबिन होता है, तो ये बिफोर बर्थ एंड बर्थ के 6 मंथ्स तक ये वाला हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे ये हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन से, HbA से, लेकिन HbA में प्रॉब्लम आ रही है, तो बोन मैरो इसमें क्या करती है, कॉम्पनसेट करती है हमारी जो बॉडी में, क्योंकि बोन मैरो में बनती है ये आरबीसीज, तो बोन मैरो क्या करती है, कोशिश करती है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिले, आरबीसीज मिले अच्छे, तो ये हीमोग्लोबिन कौन सा बनाने लग जाती है, HbF, तो जो जीन्स HbF हीमोग्लोबिन को बनाती हैं वो रीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड ये जो HbF है इसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स होती हैं इंस्टेड ऑफ बीटा चेन्स, इसमें गामा चेन्स होती हैं, लेकिन इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए अच्छी होती है, मीन्स ये ऑक्सीजन से अच्छे से बाइंड हो सकता है एंड टिश्यूज तक अच्छे से पहुंचा सकता है, इसलिए आपको थैलेसीमिया में क्या देखने को मिलेगा, HbF की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है ये देखने को मिलेगा इसकी प्रोडक्शन, तो सीवियर एनीमिया में ये देखने को मिलता है, बोन मैरो का वर्क जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो बोन मैरो का बहुत ज्यादा वर्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो क्या कर रही है, अब काफी चीजें कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि हीमोग्लोबिन तो टूट रहा है, बार बार आरबीसीज टूट रहे हैं, तो प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी को, तो जो बोन मैरो है वो आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, HbF के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देती है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले एनीमिया के जो सिम्टम्स हैं, कॉमन अगर बॉडी में एनीमिया हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती तो फैटीग एंड वीकनेस होता है, थकावट लगती है, ऐसे उठने का दिल नहीं करता, बहुत लेथार्जिक लगता है, पर्सन को बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, ऐसे बेड से उठना हो तो उसमें भी आपको जो थैलेसीमिया वाला पेशेंट होगा मेजर वाला उसको वीकनेस लगेगी। पेल और येलोइश स्किन, तो पेल स्किन, सबसे पहले पेल देखते हैं। पेल का मतलब है कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी का जो कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेडिश होता है, थोड़ा सा जो स्किन का जो कलर है उसमें कलर होता है, रेडिश सा कलर होता है, लेकिन जो एनीमिया वाले पेशेंट है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन का जो कलर है वो पेल होता है। पेल का मतलब है नो कलर, मीन्स जो रेड कलर है वो नहीं प्रेजेंट होगा, तो जब रेड कलर प्रेजेंट नहीं होगा तो अगर आप अपने नेल्स को दबा के देखेंगे, वैसे क्या है रेड है, दबा दो इसमें ब्लड की, जब ब्लड नहीं होगा तो ये वाइटिश से दिखते हैं, तो ऐसा वाइटिश सा कलर देखने को मिलेगा एनीमिया वाले पेशेंट का। और येलोइश स्किन भी हो सकती है, येलो क्यों होती है वो अभी हम देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है टिश्यूज को, तो ये भी एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है, तो पेशेंट की जो ब्रेथ है वो क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, तो ऑक्सीजन के लिए हाइपर वेंटिलेट करेगा पेशेंट। देन फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज, अब ये क्यों हो रहा है, देखो थैलेसीमिया है तो हीमोग्लोबिन नहीं जो बन भी रहा है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो आरबीसीज जल्दी टूट रही है, तो आरबीसीज जल्दी टूट रही है तो एनीमिया हो रहा है। तो अब बोन मैरो वर्क कर रही है, ज्यादा वर्क कर रही है, बोन मैरो इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि उसको पता है कि आरबीसीज को तो बनाना है, तो वो अपनी आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है जितना हो सके।
जो HbF है फीटल हीमोग्लोबिन, उसकी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो सारी जो बोन मैरो हैं, चाहे वो हमारी फ्लैट बोन्स हैं, ठीक है, वहां पर बोन मैरो प्रेजेंट है, लॉन्ग बोन्स के एंड पर प्रेजेंट है, तो फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, स्पेशली जो स्कल की जो बोन्स हैं, ठीक है, स्कल की जो फ्लैट बोन्स होती हैं, पेल्विस की जो बोन्स होती हैं, ये इनका वर्क इंक्रीज हो जाता है बोन मैरो का। जब इनका वर्क इंक्रीज हो जाएगा तो बोन्स क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, वो वाइड हो जाती है, थिक हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है। जब उनका काम बढ़ गया तो वहां पर क्या हो गया, सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो वो बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो जिसमें स्कल की स्पेशली बोन्स अफेक्ट होती हैं, तो इसको इसलिए फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज आती है। जो फेस की जो बोन्स है उनकी शेप डिफॉर्म हो जाती है, जैसे कि फ्रंटल बोसिंग देखने को मिलता है। ये जो फ्रंटल बोन है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये फ्रंटल बोन उभर जाती है आगे की तरफ, ये थिक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल बोसिंग। और क्या देखने को मिलता है, मैक्सिलरी ओवरग्रोथ। ये जो मैक्सिला है, जो अपर वाला ये जो बोन है फेस का, मैक्सिला बोन, ये भी, इसमें भी ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो थैलेसीमिया या फिर सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स होंगे उनमें आपको ये ओवरग्रोथ देखने को मिलेगी, जिससे क्या होता है, जो टीथ होते हैं, टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा डीफॉर्म देखने को मिलता है, तो डेंटल प्रॉब्लम्स भी आती है उस पर्सन में। तो चीक्स भी थोड़े ज़्यादा ओवरग्रो देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से कई जगह पर आपको चिपमंक फेस या फिर स्क्विरल फेस, गिलहरी जैसा फेस पढ़ोगे आप, वैसा लिखा होगा सिम्टम। तो ऐसा फेशियल डिफॉर्मिटीज आती हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि बोन मैरो का जो वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है एंड जो बोन्स हैं उनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। अब जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें भी डिफॉर्मिटी आ सकती है, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। स्लो ग्रोथ एंड डिलेड प्यूबर्टी, अब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को तो ग्रोथ डिले होगी, स्लो ग्रोथ होगी, प्यूबर्टी में डिले आएगा। एब्डोमिनल स्वेलिंग, अब एब्डोमिनल स्वेलिंग क्यों आती है, क्योंकि जो बोन्स है उनका वर्क तो इंक्रीज हो ही गया है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि आरबीसीज का प्रोडक्शन क्या है, लो हो रहा है, या फिर आरबीसीज जल्दी टूट रही है, तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट लो है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा मेड्यूलर हिमेटोपोइसिस भी देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा मेड्यूलर मतलब, मेडुलरी क्या होता है, जो बोन मैरो में मेडुलरी कैविटी है वहां से बोन मैरो में से क्या बनते हैं, जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स और सेल्स बनते हैं। एक्स्ट्रा मेडुलरी का मतलब है कि बोन मैरो के अलावा अदर स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, हिमेटोपोइसिस करते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, लीवर आता है, हिपैटो, तो लीवर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, स्प्लीन कर सकती है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होने लग जाता है। प्लस और क्या होता है, जो स्प्लीन है उसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, जो स्प्लीन है वो क्या है, जो भी आरबीसीज डैमेज हो जाती हैं या फिर वोर्न आउट आरबीसीज होते हैं, एबनॉर्मल आरबीसीज होते हैं, स्प्लीन उनको क्या करती है, ब्लड को फिल्टर होता है, जैसे जब स्प्लीन से ब्लड फिल्टर होता है तब उनको पकड़ पकड़ के मार देती है, ठीक है, किल कर देती है। तो ये क्या है, ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का स्प्लीन। तो अब यहाँ पर क्या है, आरबीसीज एबनॉर्मल है, तो स्प्लीन को क्या लगता है, जैसे ही ये उन आरबीसीज को देखती है तो इसको लगता है कि ये तो एबनॉर्मल है, तो इनको किल कर दो। तो स्प्लीन का फंक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक तो ये ऐसे भी किल करती है, दूसरा आरबीसीज का वैसे भी लाइफ स्पेन कम है, तो आरबीसीज जल्दी टूट रहे हैं तो जल्दी स्प्लीन में जाएंगे और वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है, तो स्प्लीन का काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब स्प्लीन का काम इंक्रीज हो जाता है तो ये अपने साइज में बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं, तो एनलार्ज स्प्लीन। और जब आरबीसीज टूटते हैं तो क्या निकलता है, बिलीरुबिन निकलता है, ठीक है, तो जब बिलीरुबिन निकलेगा तो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है, लीवर में होता है, तो जो लीवर है वो भी एनलार्ज हो जाता है, तो हिपैटोमेगैली भी देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। दोनों स्प्लीन और लीवर दोनों का साइज क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, जिससे एब्डोमेन में स्वेलिंग आती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, पेन भी होता है। हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट का साइज भी बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एनीमिया हो रहा है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि ब्लड को पंप करे, तो हार्ट का जो वर्क है, हार्ट पर जो वर्कलोड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो एक तो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एरिथमियाज भी देखने को मिल सकता है, हार्ट का जो साइज है वो एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हार्ट का साइज एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इवन सीवियर केसेस में क्या होता है, हार्ट फेलियर भी देखने को मिलता है, जो सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं। प्लस इंक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन के चांसेस क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसका रिलेशन किससे है, स्प्लीन से।
तो स्प्लीन का फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। अब स्प्लीन का फंक्शन इंक्रीज हो गया है तो स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो गया, स्प्लीनोमेगैली हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि स्प्लीन इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करती है। ये क्या करती है, जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी किल करती है, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस जो थैलेसीमिया है उसमें हम खुद भी स्प्लीन रिमूव कर देते हैं, स्प्लीनेक्टमी भी कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि स्प्लीन इसमें क्या हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आरबीसी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और स्प्लीन ने ही उनको डिस्ट्रॉय करना है, वहीं जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो स्प्लीन का जो फंक्शन है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। जब स्प्लीन ओवर एक्टिव हो गई तो जैसे ही ये आरबीसीज को देखेगी तो ये आरबीसीज को किल करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आरबीसीज इसमें क्या है, एबनॉर्मल है। उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो आरबीसीज थोड़े एबनॉर्मल हैं, तो ये आरबीसीज का लाइफ स्पैन और शॉर्ट कर देती है, तो उनको पहले ही मारना स्टार्ट कर देती है। तो कई बार हमको स्प्लीनेक्टमी करना पड़ता है, स्प्लीन को रिमूव करना पड़ता है आरबीसीज के लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए, तो तब भी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में इम्यूनाइजेशन देनी पड़ती है, वैक्सीनेशन, स्पेशली जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया है उसके अगेंस्ट देनी पड़ती है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन देनी पड़ती है। डार्क यूरिन, डार्क यूरिन क्यों आता है, देखो एक चीज यहाँ पर हमने पढ़ी थी, येलोइश स्किन। तो येलो स्किन क्यों हो रही थी, बिलीरुबिन के एक्यूमुलेशन के कारण। जब आरबीसीज टूटते हैं तो बिलीरुबिन निकलता है, तो बिलीरुबिन बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस में कैसी स्किन देखने को मिलती है, येलो स्किन देखने को मिलती है, और इसीलिए यूरिन का कलर भी डार्क होगा, तो जॉन्डिस के कारण। देन आता है टाइप्स एंड सिवियरिटी। जैसे जैसे टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग सिवियरिटी बढ़ेगी। थैलेसीमिया माइनर में या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा पेशेंट या फिर माइल्ड एनीमिया होगा। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में क्या होगा, मॉडरेट सिवियरिटी होगी विद सिम्टम्स लाइक एनीमिया एंड बोन डिफॉर्मिटी। तो थैलेसीमिया इंटरमीडिया में बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया मेजर ये क्या है, सबसे सीवियर है, सीवियर एनीमिया इसमें होगा, बोन डिफॉर्मिटीज भी होगी, ऑर्गन इश्यूज भी होंगे। अब ऑर्गन इश्यूज एक तो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि एनीमिया की कंडीशन है, तो हार्ट का साइज एनलार्ज हो रहा है, लीवर का हो रहा है, स्प्लीन का एनलार्ज हो रहा है, प्लस इसमें क्या होता है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में आयरन का ओवरलोड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है वो किससे बना है, हीम प्लस ग्लोबिन से, आयरन प्लस प्रोटीन से बना है। तो जैसे हम बाहर से भी ब्लड दे रहे हैं तो आयरन का ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, तो आयरन ओवरलोड से ऑर्गन पर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, लीवर पर देखने को मिलती हैं, हार्ट पर देखने को मिलती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर देखने को मिलती हैं, इसलिए ऑर्गन इश्यूज भी आते हैं, टिपिकली अपीयरिंग विद इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में ऑर्गन इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। ना डायग्नोज कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फीचर्स। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उससे हमें पता लगता है। ठीक है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग में पता चला है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है थैलेसीमिया के लिए, तो पहले ही प्रीनेटल स्क्रीनिंग कर लेते हैं। उसमें क्लिनिकल फीचर्स, जैसे जैसे फीचर्स होंगे उसके बेसिस पर, सिम्टम्स के बेसिस पर डायग्नोज कर सकते हैं एंड देन कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें देखेंगे आरबीसीज का काउंट देखेंगे, हीमोग्लोबिन का काउंट देखेंगे, और पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमेटोक्रिट देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो कौन सा टाइप प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन का वो देखते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर जीन जो है वो अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन है। माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक, तो अगर ब्लड का स्मीयर करेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हाइपोक्रोमिक देखते हैं, हाइपो मीन्स लेस, क्रोमिक मीन्स कलर। तो हीमोग्लोबिन इसमें कम है, ठीक है, ग्लोबिन चेन, कोई भी जो ग्लोबिन चेन है वो उसके रिड्यूस होने की वजह से हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया है। अब हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो कलर प्रोवाइड करता है आरबीसीज को, रेड कलर, तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो कलर कम होगा, इसलिए इसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। माइक्रोसिटिक का मतलब है स्मॉल सेल, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, इसमें रिड्यूस हो जाता है, तो आरबीसीज का जो साइज है
आरबीसीज का वो भी रिड्यूस हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, इसलिए इसको माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक बोल रहे हैं। तो थैलेसीमिया में ऐसे सेल्स नजर आएंगे। आयरन स्टडीज, सीरम फेरेटिन। एक तो आयरन स्टडीज इसलिए भी कर सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसकी वजह से एनीमिया तो नहीं हो रहा, उसको रूल आउट करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे थैलेसीमिया में बार बार क्या देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो आयरन ओवरलोड ना हो जाए, इसको भी रेगुलर मॉनिटर करना है। देन ट्रीटमेंट इसका क्या है, तो माइल्ड थैलेसीमिया का अलग ट्रीटमेंट है एंड मॉडरेट टू सीवियर का अलग है। माइल्ड के लिए क्या है, ऑफन कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, या फिर इसमें क्या है, हम रेगुलर जो ब्लड काउंट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि सीवियर एनीमिया तो नहीं हो गया, तो उसको रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। मॉडरेट टू सीवियर थैलेसीमिया, मॉडरेट में कौन से केसेस आते हैं, एक तो इंटरमीडिएट जो हमने पढ़ा था और एक मेजर वाले केसेस। तो इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अब रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताया था वो क्या है, आयरन ओवरलोड, आयरन एक्सेस हो सकता है बॉडी में। तो आयरन एक्सेस के लिए क्या देते हैं, आयरन किलेशन थेरेपी देते हैं, आयरन किलेशन थेरेपी टू प्रिवेंट आयरन ओवरलोड। तो इसमें हम ऐसे एजेंट्स देते हैं जो कि आयरन के साथ बाइंड होकर यूरिन या फिर फीसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं, डी फेरोक्सामिन, डी फेरासिरोक्स और डी फेरिप्रोन। तो ये वाले ड्रग्स, ये क्या है, आयरन किलेशन थेरेपी है। देन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड इसलिए देते हैं ताकि आरबीसीज की प्रोडक्शन हो सके। देन बोन मैरो, इसका जो कंफर्मेटरी मैनेजमेंट है, जो कि इसका क्योर है, वो क्या है, बोन मैरो या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल से ही बनते हैं ब्लड सेल्स, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका अल्टीमेटली क्योर है। तो ये पोटेंशियली क्यूरेटिव होता है स्पेशली इन चिल्ड्रन, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, सुटेबल डोनर चाहिए। तो इसमें जो सिबलिंग हो सकता है उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सुटेबल डोनर, सुटेबल मैच जरूरी है। देन स्प्लेनेक्टमी, स्प्लेनेक्टमी करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि स्प्लीन को क्यों रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर स्प्लीन रिमूव की है तो वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी, निमोनिया के अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकल के अगेंस्ट, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज भी देनी पड़ेगी पोस्ट स्प्लेनेक्टमी, स्प्लेनेक्टमी होने के बाद। नाउ एक ड्रग होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, या फिर जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है, ये एचबीएफ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, जो फीटल हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए अच्छी होती है। तो अगर थैलेसीमिया है भी और पर्सन में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन अगर फीटल हीमोग्लोबिन बन रहा है तो इतना ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगा टिश्यूज को कि सिम्टम्स थोड़े से मैनेज हो सकें। तो एचबीएफ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीनेटल स्क्रीनिंग है या फिर पेरेंट्स की जेनेटिक काउंसलिंग हो सकती है, तो वो सभी चीजें भी बहुत जरूरी हैं। सो आई होप आपको थैलेसीमिया क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।